हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आज हम पढ़ने वाले हैं कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है भाई? अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, कल हमने उसके बारे में पढ़ा था, अम्ल के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? अम्ल के बारे में। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। आज हम ये पढ़ेंगे कि अम्ल की क्या क्या अभिक्रियाएं होती है धातुओं के साथ, क्या क्या अभिक्रियाएं होती है धातु ऑक्साइड के साथ, क्या क्या अभिक्रियाएं होती है धातु कार्बोनेट के साथ। ठीक है, आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में हम आज ये भी पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार को जो इंडिकेट करते हैं, लिटमस पेपर जो होता है वो कौन सा सूचक होता है? लिटमस पेपर में कैसे पता चलता है कि अम्ल है या क्षार है? या लिटमस पेपर के अलावा भी और कोई इंडिकेटर होते हैं क्या जिनसे हम पता लगा सकें कि ये अम्ल है या क्षार है? ठीक है, आज हम प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक के बारे में भी पढ़ेंगे और आज हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजों से हम अम्ल क्षार का पता लगा सकते हैं। अम्ल क्षार के बारे में हमने डिटेल में कल पढ़ लिया, कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज अम्ल की अभिक्रिया पढ़ेंगे, अम्लों के सूचक के बारे में पढ़ेंगे और आज अम्ल को एकदम कंप्लीटली डीपली समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अम्ल का हमने पढ़ लिया, एसिड क्या होता है? स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? लाल। हमेशा यही याद रखना कि अम्ल क्या करेंगे? नीले लिटमस पत्र को कर देंगे लाल। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अब स्टार्ट करते हैं। सूचक, सूचक क्या होता है? कोई भी चीज को बताने वाला। गाड़ी में इंडिकेटर का नाम सुना है? कार में, बाइक में इंडिकेटर होता है। वो क्या करता है कि हम किस तरफ मुड़ने वाले, कौन सा टर्न लेने वाले, वो बताता है। ठीक है, राइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर। इंडिकेटर का अर्थ क्या हुआ? सूचना देने वाला सूचक। वैसे के वैसे इंडिकेटर होता है जो अम्ल क्षार को बताते हैं, उनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। हमारे जो होंगे पार्ट के अंदर वो दो तरह के सूचक है, बस छोटा छोटा बताना है। दो तरह के सूचक होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक सूचक जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं या प्राकृतिक चीजों से बनाया जाता है, और एक होते हैं संश्लेषित सूचक। संश्लेषित का अर्थ होता है जो लैब में बनाया जाता है या जिसको साइंटिस्ट जो वगैरह तैयार करते हैं, केमिस्ट। तो देखते हैं दो सूचक कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक सूचक की जब बात करेंगे तो उसमें आपका पहला तो आता है लिटमस पेपर। क्या आता है? लिटमस पेपर। अब आपको किसी लिटमस पेपर को भी तो एक साइंटिस्ट ने बनाया होगा, किसी केमिस्ट ने बनाया होगा, है ना? पर लिटमस पेपर प्राकृतिक सूचक इसीलिए है क्योंकि लिटमस पेपर को जो कवर किया जाता है, लिटमस पेपर बनते कैसे? एक छोटा सा पेपर लेते हैं कोई पतला सा, उस पर हम क्या करते हैं, जैसे अम्ल है, क्षार है, एक इंडिकेटर लगा देते हैं कुछ भी, कि जिससे हमें पता चल जाएगा अम्ल क्षार का। एक एग्जाम्पल देता हूँ। प्राकृतिक सूचक लिटमस को तो नहीं मानते हो, हल्दी देखिए घर में, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। वो क्या बताती है? अगर हल्दी पे कोई भी क्षार लगता है ना, हल्दी पे अगर कोई भी क्षार लग जाएगा ना, तो हल्दी किस कलर की हो जाएगी? लाल कलर की। किस कलर की हो जाएगी? लाल। यानी पीले कलर की हल्दी पे अगर कोई क्षार गिर जाए ना, तो वो किस कलर की हो जाती है? लाल कलर की। हल्दी क्या करती है? रिएक्ट करती है। ठीक है, अब हम समझते हैं प्राकृतिक सूचक हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं संश्लेषित सूचक क्या होते हैं। दो नाम, क्या पता छोटी क्वेश्चनों में आ जाए। तो दो संश्लेषित सूचक होते हैं, एक तो होता है आपका मेथिल ऑरेंज, एक होता है फिनोप्थिलिन। क्या होता है? फिनोप्थिलिन और मेथिल ऑरेंज। ये दो नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से नाम है? फिनोप्थिलिन और मेथिल ऑरेंज। एक तो होगा आपका फिनोप्थिलिन, लिख लो सारे, और एक होता है मेथिल ऑरेंज। दो आपके क्या होते हैं? संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक का मतलब ये होगा कि इनको कौन बनाता है? इनको क्या बनाता है? लैब में बनाया जाता है, और इनसे हम पता लगाते हैं अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक है, लिख लिया? फिनोप्थिलिन और मेथिल ऑरेंज। क्या होता है फिनोप्थिलिन और मेथिल ऑरेंज? ये एक प्रकार से क्या है? संश्लेषित। संश्लेषित का मतलब क्या है? इनको बनाया गया है। ठीक है, संश्लेषित चीज, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, ये क्या होते हैं? संश्लेषित होते हैं, इनको बनाया जाता है। ठीक है, अब अगर पेड़ पत्ते लगा के वो आदिवासी बन जाओगे, वो संश्लेषित नहीं होता, वो क्या होता है? प्राकृतिक। तो संश्लेषित का अर्थ क्या हुआ? जिनको हम कौन बनाते हैं? साइंटिस्ट या फिर इंसानों ने जिसको बनाया है। तो संश्लेषित सूचक के नाम बताओ कौन कौन से होते हैं? फिनोप्थिलिन और मेथिल ऑरेंज। और प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं? लिटमस पत्थर, हल्दी, ये वाले कौन से सूचक होते हैं? प्राकृतिक सूचक। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? है क्या? नहीं है। अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया कि कौन से सूचक होते हैं या फिर सूचक क्या होता है जिससे हमें ये पता चलता है अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पता चलता है? अम्ल और क्षार के बारे में। अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एक तरह का सूचक और होता है जिसको बोलते हैं गंधीय सूचक। क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक। गंध का अर्थ होता है खुशबू या बदबू, दोनों से। गंध का मतलब होता है महक। क्या होता है? महक, स्मेल, स्मेल मान लो। तो गंधीय सूचक क्या होते हैं? अब गंधीय सूचक के बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मैं छोटे छोटे टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको क्योंकि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको कर सको। गंधीय सूचक कुछ ही नहीं होता। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, फटाफट से एक चीज बताता हूँ कि रूम है,
रूम के अंदर हम रूम फ्रेशनर का यूज करते हैं, ठीक है, रूम फ्रेशनर करते हैं या किसी भी चीज का यूज करते हैं, उसका डिपेंडेंसी रूम के अंदर जो स्मेल है उस पर करती है या नहीं करती है। रूम फ्रेशनर अगर हम छिड़क भी देंगे या फिर जो इस क्या बोलते स्प्रे कर भी देंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो रूम के अंदर पहले से खुशबू है, उसका कुछ ना कुछ रोल होगा। अगर पहले से मान लो यहाँ पे मैंने नींबू का रस अगर निचोड़ रखा है, नींबू की अगर स्मेल है बहुत ज्यादा, तो अगर ये रूम फ्रेशनर छिड़केंगे तो उसकी खुशबू अलग मिलेगी हमें। वहीं पे अगर पहले से कड़वी कड़वी खुशबू हो, उसमें रूम फ्रेशनर लगाएंगे तो खुशबू अलग मिलेगी। यानी जो स्मेल होती है ना, स्मेल, उसमें भी आपके अलग अलग प्रकार होते हैं। कि भी जो अम्लीय माध्यम होगा, अम्लीय माध्यम का अर्थ होता है खट्टी चीजों का माध्यम। जैसे मान लो कि एक रूम है, पूरे में उसमें खट्टी खट्टी स्मेल आ रही है, या तो नींबू के आ जाओ या टोमेटो के आ जाओ, टमाटर के आ जाओ, ठीक है, या किसी भी और के आओ, तो खट्टी स्मेल के अंदर अगर हम किसी भी चीज को छिड़कते हैं या फिर जो स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होगा कि उसकी स्मेल चेंज होती है। तो ऐसे सूचक जिसके अंदर स्मेल चेंज हो जाए, यानी अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम दो तरह के माध्यम होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के माध्यम होते हैं, अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम। अम्लीय माध्यम में जो स्मेल आएगी वो अलग आएगी, क्षारीय माध्यम में जो स्मेल आएगी वो अलग आएगी। इनको क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक, ठीक है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक। गजब नमूने यहाँ पे। हाँ देखो, गंधीय सूचक हमने पढ़ लिया, इसका क्वेश्चन आता नहीं है गंधीय सूचक, बस इतना बता दो। गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं जिससे स्मेल करके पता कर दिया किया जाता है। कैसे? कि मान लो कि एक नींबू है, एक मान लो कि मैंने क्या किया कि है ना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने क्या किया कि एक ऐसा इन्वायरमेंट ले लिया जहाँ पे अजीब सी स्मेल आ रही है, उसमें अगर मैं नींबू ले जाऊंगा, नींबू को ले जाते उस इन्वायरमेंट की स्मेल चेंज हो जाएगी, उस स्मेल चेंज होने से हमें पता चल जाएगा इसमें नींबू है। फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ। वहीं पे कोई छाड़ ले जाएंगे तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, उसको बोलते हैं गंधीय सूचक। ये टॉपिक एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से नहीं है, इसको आप डिटेल में मत जाइएगा। गंधीय सूचक क्या होता है इस पर आपको कोई मतलब नहीं है, बस आप इतना याद रखो, गंधीय सूचक का मतलब होता है खुशबू से। कि भाई मान लो ऐसे सूचक जिसको खुशबू करके हम पता लगा सकते हैं कि ये अम्ल होगा या क्षार होगा। यहाँ पे कोई डाउट है क्या? ठीक है, डाउट है क्या? ठीक है, गंधीय सूचक का तो इतना डिटेल में नहीं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया। किसके साथ? धातु के साथ। किसके साथ? हमें पता है धातु के साथ अम्ल व क्षार रिएक्ट करते हैं क्या? करते हैं। आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, मैंने बताया था। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि अम्ल को वातावरण में अगर कोई धातु होती है तो धातु पे कौन से परत की चढ़ चढ़ जाती है? अगर लोहा है तो उस पे कौन से परत की, कौन से रंग की परत चढ़ती है? भूरे रंग की। तो परत क्यों चढ़ती है? क्योंकि अम्ल से धातु क्या करती है? रिएक्ट करती है। और अम्ल से धातु रिएक्ट करती है ना, तो क्या चढ़ती है? भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। मतलब वो एक लोहे का एग्जाम्पल था। तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है? इसको बोलते हैं संचारण। क्या बोलते हैं? संचारण। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, यानी सारी चीजें रिलेटेड है। केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन का तो बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी चीज आपस में रिएक्ट करती है। अभी दो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि क्या ले लें, पानी ले लें, एक तरफ नींबू ले लें, इनको मिलाएंगे तो रिएक्ट ही तो करेगा। नींबू और दूध लेंगे, इसमें नींबू डालेंगे तो रिएक्ट करके दूध फट जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? रिएक्शन ही तो हो रही है। तो हम क्या कहते हैं कि कोई भी, जैसे कि लोहा हो या कोई भी धातु हो, अगर उसको अम्लीय माध्यम में रखेंगे या अम्ल के साथ रखेंगे तो वो उसके साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? अभिक्रिया। तो आइए आज हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अम्ल और क्षार की। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, एक लाल पे वो एक अभी चल रहा है ना, मीम चल रहा है, लाल है पूरा ठेला लाल है, तो वो वैसे समझाने का है। क्या होता है कि अम्ल पदार्थ वे होते हैं जो नीले को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और खट्टे होते हैं स्वाद में, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा था? क्षार। क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, तो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आई थिंक डाउट नहीं है। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और समझते हैं। हमने सूचकों के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? सूचक। सूचक दो प्रकार के होते हैं। सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो हमें ये बताते हैं कि कौन सा तो अम्ल है, कौन सा क्या होगा? क्षार होगा। वो उनको क्या बोलते हैं? सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। ओके, है क्षार की परिभाषा, हाँ वो भी लिखा दूंगा। तो सूचक हमें पता चल गए। सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक सूचक और एक क्या होते हैं? संश्लेषित सूचक। क्या होते हैं? संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होता है, कोई बता सकता है? जैसे हल्दी और लिटमस पेपर। और संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? फिनोफ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आ जाए तो आप क्या करोगे? इसको सॉल्व कर सकते हो इजी वे में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, आ जाए तो आप उसको एक नंबर बता सकते हो। संश्लेषित सूचक कौन से होते हैं और प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ओके, क्षार की परिभाषा, ठीक है। क्षार में ना मैं भी लिखा देता हूँ परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं। क्षार की परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम अम्ल व क्षारों की क्या करेंगे? अभिक्रिया पढ़ेंगे। एक कल मैंने क्या लिखाए थे? अम्ल और पदार्थ लिखाए थे ना, कि पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल, ठीक है, ये किया था हमने कल।
तो अब कौन सा पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पदार्थ और अम्ल, देखो ये गंदे सूचक नहीं, पहली बात तो नीचे वाला ही हटा देता हूँ। ये फिनोफ्थिलीन और मेथिल ऑरेंज क्या होते हैं, संश्लेषित सूचक होते हैं। कौन से सूचक होते हैं, संश्लेषित। अगर लिखोगे ऐसा कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, सित सूचक, ठीक है। ये मैंने संश्लेषित से ही लिखा है नाम, मेरी हिंदी थोड़ी सी देख लेना। संश्लेषित सूचक क्या होंगे, संश्लेषित सूचक। संश्लेषित का अर्थ होता है जिनको बनाया जाता है, क्या होता है, बनाया जाता है खुद, ठीक है, हमारे द्वारा, तो वो होता है संश्लेषित। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। हम किसी बारे में पढ़ रहे थे, हाँ मैंने कहा कि हमने कल पदार्थ और अम्ल लिखे थे, क्या लिखे थे, पदार्थ और अम्ल। हमने पदार्थ सारे लिखे, अम्ल सारे लिखे। मेरे को एक याद आया अभी इमीडिएटली, एक पदार्थ होता है आपका कौन सा, टमाटर। टमाटर एक चीज है, उसके अंदर भी अम्ल पाया जाता है ना। उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो देखो टमाटर जो है ना आपका, टमाटर, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्सेलिक अम्ल, जो भी बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, तो हमने, हाँ उसके नीचे जो सारणी बनाई थी ना आपने कल, उसके नीचे लिख लेना। टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, और फिनोफ्थिलीन और मेथिलोनिन ये क्या है, संश्लेषित सूचक है। बस मैं क्या कर रहा हूँ कि जो चैप्टर में जो छोटे छोटे नाम आ रहे हैं उनको समझा रहा हूँ, बाकी इनका कोई रोल नहीं है इतना, ठीक है। अब देखो हाँ अब क्षार की परिभाषा देख लो। अब किसी परिभाषा पढ़ते हैं, क्षार की परिभाषा। देखो क्षार क्या होते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, और अम्ल को क्या बोलते हैं, एसिड, क्या बोलते हैं, ठीक है। क्षार क्या होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, क्या होते हैं, कड़वे। वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। तो देखो सबसे पहले वही तरीका, वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे। अब ये मत सोचो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, एक से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कड़वे होते हैं खट्टे होते हैं, बस बेसिक नॉलेज। कड़वे होते हैं, ये किस लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल को नीला, ठीक है। ये लाल लिटमस पत्र को किस क्या कर देते हैं, लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला। अरे एक लिखने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। हम आप क्या करो, रेड पेन से लाल लिटमस लिख दो नाम, ठीक है, और ब्लू पेन से नीला लिटमस लिख दो। आएगा समझ में, ठीक है। जिससे जिससे आपको क्या रहेगा, याद रह जाएगा ये सिस्टम। इसको लिख दो लाल लिटमस। ये है, मिटाता हूँ मैं आपके यहाँ पे, ठीक है। लाल लिटमस से नीला लिटमस। अब लिख दो इसका नाम, क्या करता है, यह लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो आप लिखोगे यह लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला। लिटमस पत्थर को नीला कर देता है, क्या कर देता है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या। ये लो आपकी क्षार की परिभाषा होगी। अब कुछ उदाहरण होते हैं क्षार में। क्षार क्या क्या होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनके साथ OH दिखता है, क्या दिखता है, OH। हाँ एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको, अम्ल और क्षार का, ठीक है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो आयनित होके, या अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में H+ आयन देते हैं, क्या देते हैं, H+ आयन। अब आपको सर H+ आयन वाला क्या तरीका है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे HCl, क्या लिखा मैंने, ये जब टूटेगा ना तो ये H+ और Cl- में टूटता है। ऐसे पदार्थ जो टूटकर, यानी वियोजित होकर, जो विखंडन पड़ी थी ना, वियोजित विघटन, तो वो टूटकर दो पदार्थों में बन जाए, पर एक पदार्थ में H+ दिख जाए, क्या दिख जाए, H+। तो वे पदार्थ क्या होते हैं, सारे अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, अम्ल। आया समझ में। जैसे एक होता है H2SO4, ये कैसे टूटता है, ये टूटता है H+ HSO4- में, इसमें टूटता है, ठीक है। ये आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, पर ये देखो ये भी क्या दे रहा है, H+ दे रहा है, क्या दे रहा है, H+। जैसे एक होता है नाइट्रिक अम्ल, हमने कल पढ़ा था, क्या था नाइट्रिक अम्ल, HNO3 था। ये टूटेगा, क्या टूटेगा, H+ और NO3। 2- होता है या -1 होता है नॉर्मली, यहाँ पे देखो ये H+। तो ये सारे किस में टूटते हैं, H+। तो आपको क्या लिखना है अम्ल के अंदर, वे पदार्थ जो आयनित होके या जल में घुल के H+ आयन देते हैं, क्या देते हैं, H+ आयन। तो वह कौन से पदार्थ होते हैं,
अम्ल। या फिर आप ये ध्यान रखो कि H प्लस आयन जिसके पास होता है वो कौन सा पदार्थ होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल। अम्ल में तो इतना चलो फर्क नहीं पड़ेगा, क्षार वाले में आप इसको देख के बता सकते हो कि क्षार होगा या नहीं होगा। देखो आपको पता लगाना है कि अम्ल है, फॉर्मूला देख के, फॉर्मूला देख के हमें क्या पता लगेगा, अम्ल है। तो फॉर्मूला देख के आगे जब केमिस्ट्री में जाओगे वहां पे क्या होता है कि फॉर्मूले के अंदर आपको ऐसे तोड़ना आता है कि इसको तोड़ के देखते हैं, तो ये H प्लस दे रहा है, तो वे पदार्थ जो H प्लस आयन देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल। यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट होगा, थोड़ा बहुत अजीब भी लग रहा होगा कि सर हमने क्या पढ़ लिया, बट नहीं रुको, ये उदाहरण में ये नहीं है, उदाहरण में क्षार के पढ़ेंगे। ये तो मैंने क्या बताया, अम्ल का बताया, और क्षार क्या होते हैं वो बताता हूँ। क्षार आप देख के पता लगा सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया है। देखो देखो समझना, क्षार वे पदार्थ जो जल में घुल के OH माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH माइनस आयन। ठीक है, अब देखो मैं जो क्षार क्षार लिखने वाला हूं ना, उन क्षार में सब में आपको OH दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, OH। जैसे पहले लिखता हूं मैं NaOH, ये क्या होता है, एक क्षार होता है। क्या होता है, क्षार। एक क्षार होता है KOH, ये भी क्या होता है, क्षार। आ रहा है क्या समझ में। एक क्या होता है CaOH2, ये भी क्या होता है, क्षार। आएगा समझ में। क्षार में सभी में आपको OH दिख रहा है क्या, लगभग। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, OH। तो जब क्वेश्चन में OH दिख जाए तो आप क्या कहोगे, वो क्या होगा आपका, क्षार होगा। क्या होगा, यहाँ पे कोई डाउट है क्या। तो क्षार पहचानने का तरीका क्या हो गया, वे पदार्थ जो जल में OH माइनस आयन देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, क्षार में वे पदार्थ जो जल में OH माइनस आयन देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या। जल का लिख लो, नहीं जैसे लिख लो टूट के OH माइनस आयन देते हैं, और वो आप अम्ल वाली परिभाषा में क्या लिखोगे, H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं, H प्लस आयन। ऑनलाइन वाले एसएस ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है, और आपने लिख लिया, ठीक है। अब मेरे को बताओ, क्षार में आपको कुछ समझ में आया क्या। जब भी क्षार होगा तो उसमें साथ में लगभग क्या दिख जाएगा, OH। लगभग क्या दिख जाएगा, OH, OH, OH। OH अम्ल में H प्लस दिखेगा। क्या दिखेगा, H प्लस। H माइनस नहीं होता, H प्लस होगा। ठीक है, आएगा समझ में। यहाँ तो कोई डाउट है क्या, नहीं है। हमने क्या पढ़ लिया, क्षार यानी OH वाले क्षार होते हैं। ये सूत्र हो गया। एक दो क्षार में आप और लिख लो, साबुन का पानी, ये भी क्षार होता है। क्या होता है, साबुन का पानी। क्योंकि साबुन के अंदर कौन कौन से आयन होते हैं, ये NaOH वाला होता है। ठीक है, ये धावन सोडा में भी पढ़ेंगे आगे, KOH, थोड़े बहुत ही सारे आयन होते हैं। तो साबुन का पानी क्या हो जाएगा आपका, एक होता है उदाहरण। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या स्टूडेंट्स को, है क्या, नहीं है। हमने सीधा सीधा पढ़ लिया, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला लिटमस कर देते हैं, यानी ये लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। और क्या करते हैं, उदाहरण के रूप में ये होते हैं। तथा ये क्या होते हैं, जो वे पदार्थ जो जल में OH माइनस आयन देते हैं। और समझने का तरीका क्या होता है कि वे पदार्थ जिनके साथ आपको OH दिख जाए, क्या दिख जाए, OH, तो वे क्या होंगे, आपके क्षार होंगे। क्या होंगे, क्षार। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ओके। तो हमने क्या पढ़ लिया, अम्ल पढ़ लिया और क्षार पढ़ लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया देखेंगे। आज हम एक दो अभिक्रिया समझते हैं छोटी छोटी, कल और आगे समझेंगे। हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को समझना है, पर चैप्टर को एक एक चीजों को समझना है। अभी तक हमने क्या समझा, मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, हमने अभी तक ये समझा, पहली बात तो कि अम्ल और क्षार में फर्क क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में, बोलो स्वाद में, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार। क्या कहलाते हैं, क्षार। अम्ल कौन से पत्थर को कैसा करते हैं, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्थर को लाल करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्थर को क्या करते हैं, लाल। और क्षार क्या होते हैं, जो लाल लिटमस पत्थर को क्या करते हैं, नीला। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। ये याद ही रखना, एग्जाम टाइम में जो नीले को लाल करे वो क्या होता है, अम्ल, और जो लाल को नीला करे वो क्या होगा, क्षार। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं। अब एक और चीज बढ़िया वाली, हमने ये पढ़ लिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो आगे हमने क्या पढ़ा था कि सूचकों के बारे में। सूचक क्या होते हैं, जो हमें ये जानकारी देते हैं कौन सा पदार्थ अम्ल और कौन सा पदार्थ क्षार है। तो सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। गंदी वाला आगे बताऊंगा। प्राकृतिक सूचक जैसे लिटमस पत्थर एक प्राकृतिक सूचक है, टर्मरिक यानी हल्दी वो एक क्या है, प्राकृतिक सूचक है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या। और संश्लेषित सूचक जिनको इंसानों ने बनाया या फिर जो साइंस में लैब में बनते हैं वो होते हैं मेथिल ऑरेंज फिनोफ्थेलिन। ये इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से कोई जरूरी नहीं है। बट 0.1% अगर कहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपको बताओ कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, निम्न में से कौन सा संश्लेषित है, ऑप्शन दिख जाए तो उस ऑप्शन में आप मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन दिख जाए तो आप उसको क्या करोगे, संश्लेषित सूचक। क्या करोगे, संश्लेषित सूचक। दो होते हैं नॉर्मली, तो वैसे और भी होते होंगे बट समथिंग अराउंड। जो हम 11 12 की लैब में करते हैं ना, एक टाइट्रेशन नाम का एक्सपेरिमेंट आता है,
क्लास 12th में, वैसे 11th में आ जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, क्षार के साथ फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर को डालते हैं, है ना, मेथिलोनिन, ये दो तरह के होते हैं। तो आगे क्या होगा कि इनका क्या आएगा, यूज भी आता है। तो फिनोफ्थिलीन और मेथिलोनिन दो संश्लेषित सूचक है, क्या है, संश्लेषित सूचक, भूलोगे नहीं, ठीक है। अब मैंने एक और चीज बताई, गंधीय सूचक, क्या बताया था, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक जिनकी स्मेल होती है, स्मेल से हम पहचानते हैं ना, वो इतना डिटेल में नहीं है कि भाई कोई पदार्थ होगा, वो जो अम्लीय माध्यम में होगा उसमें अलग स्मेल करेगा, क्षारीय माध्यम में वो पदार्थ अलग स्मेल करेगा। सीधी सीधी बात मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी चीज की खुशबू ले लो, अगर आप एक ऐसी जगह जाओ जहाँ पे केवल लेमन की स्मेल है बहुत ज्यादा, वहां पे उसको स्मेल करोगे ना, जो पदार्थ आप ले गए हो उसकी स्मेल आपको अलग आएगी। वहीं पे आप किसी ऐसे पदार्थ जाओ जहाँ पे कड़वी कड़वी स्मेल हो या क्षार की थोड़ी अलग स्मेल होती है, वहां पे उस पदार्थ को स्मेल करोगे थोड़ी अलग स्मेल आएगी। उसका रीजन क्या हुआ, इन्वायरमेंट में जो अम्ल है और क्षार है, ठीक है। गंध सूचक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से तो आता ही नहीं है, यहाँ तो कोई डाउट है क्या। अब हमने क्या पढ़ा, फिर क्षार पढ़ लिया, अम्ल पढ़ लिया। अम्ल में एक चीज मैंने आपको बताई कि वे पदार्थ जो टूट कर या जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, कौन से आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं या H देते हैं, उसका मतलब H समझ लो, H देंगे तो वो क्या होंगे, अम्ल होंगे, क्या होंगे। और वे पदार्थ जो जल में घुल के या टूटकर OH माइनस आयन दे, कौन सा आयन दे, OH माइनस, तो वो कौन से पदार्थ होंगे। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, पक्की बात नहीं है, ठीक है। और क्षार को पहचानने का तरीका क्या है, इनके साथ OH दिख जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपसे कोई टीचर पूछ ले कि क्षार का एग्जाम्पल लिखो, तो आप है ना Na लिख दोगे, साथ में OH हो जाएगा, ये क्षार हो गया, K लिख दिया, OH हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए Ca के साथ केवल OH नहीं है, OH2 आया, क्योंकि Ca की जो संयोजकता होती है वो दो होती है, वो संयोजकता पे कभी और बात करेंगे, जो कि चौथे चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया, यहाँ तक कोई डाउट है क्या। अब हम छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, अम्ल व क्षारों की अभिक्रियाएं किनके साथ, धातुओं के साथ, किनके साथ। अब आया नया टॉपिक, देखो अभी तक मैदान में दो फील्ड में दो मास्टर थे, अम्ल और क्षार, अब एक जो और बच गया वो आएगा, अब कौन आएगा, लवण आएगा, क्या आएगा, लवण। अब आएगा समझ में, लवण है ना, लवण बनता है। पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो उत्पाद बनता है अभिक्रिया करके, वो उत्पाद भी आगे नई अभिक्रिया कर सकता है, तो उस नई अभिक्रिया के लिए वो क्या होगा, अभिकारक का रोल अदा करेगा। लवण कर सकता है ना आगे अभिक्रिया, लवणों की अभिक्रिया से हम पढ़ेंगे आगे, लवणों की अभिक्रिया से तो चीजें बनेगी बहुत सारी। हमने ना उत्पाद नहीं, उत्पाद कभी भी कोई फिक्स चीज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा, दूध से हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो दूध से हमने दही बनाया, तो दूध वहां पे क्या था, अभिकारक था, उत्पाद क्या था, दही। तो क्या हमेशा दही उत्पाद रहेगा क्या, नहीं। अगर दही से छाछ बनेगा तो दही यहाँ पे क्या आ गया, अभिकारक होगा, क्या हो गया, अभिकारक, और छाछ क्या हो जाएगी, उत्पाद। आया क्या समझ में, ये होता है पोर्शन। यानी हर चीज जो उत्पाद के रूप में होती है वो आगे जाके अभिक्रिया कर सकती है, ऐसा नहीं कि वो अभिक्रिया नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखो फटाफट से, ठीक है, ये डस्टर थोड़ा सही नहीं चल रहा है इस वजह से। अब हम क्या पढ़ेंगे, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया किसके साथ, ना, धातुओं के साथ, किसके साथ, धातुओं के साथ, ठीक है, तब तो सही है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अम्ल व क्षार, बेसिकली अम्ल की ही करेंगे, क्षार से तो इतना रोल नहीं है। क्षार कभी कभी अभिक्रिया देता है, क्षार क्या है बेचारा, कभी कभी अभिक्रिया देता है, और अम्ल हमेशा अभिक्रिया देंगे, ठीक है। जैसे समझाऊंगा मैं आपको एक चीज, कि साबुन के पानी में अगर किसी चीज को छोड़ोगे वो बहुत कम रिएक्ट करता है, बहुत देर के बाद में करेगा। वहीं पे आप नींबू वाले रस में रखो चीज, वहीं पे आपको पता चल जाएगी। लोहे का पदार्थ है, साबुन वाले पानी में रखो बहुत कम रिएक्ट करेगा, नींबू वाले में रखो तुरंत करेगा रिएक्ट, ठीक है। अब एक चीज और इसी अम्ल क्षार की अभिक्रिया से बताता हूँ। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, आपने सुना, घर पे नींबू पानी बनाया है ना, नींबू पानी को प्लास्टिक वाले जग में रखना बेटर रहता है या स्टील वाले में, वेरी गुड, बहुत गलत बताया आपने। स्टील वाले जग में रखते हैं नींबू पानी, तो आपको पता होना चाहिए थोड़े टाइम बाद में वो खारा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। आया क्या समझ में, ये आप में चाहे ट्राई कर लेना घर पे नींबू पानी बनाना, अगर प्लास्टिक के जग में रखोगे तो लगभग वो सही रहेगा, और उसको जैसे ही आप किसी रखोगे स्टील वाले बर्तन में, क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि वो अम्ल है ना, वो धातुओं के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, क्या करता है, रिएक्ट। वैसे मौसम्बी का जूस होता है ना, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है क्या, ठीक है। मौसम्बी का जूस जो होता है ना, अगर आप उसको जैसे प्लास्टिक की थैली है या कांच की ग्लास है या उनमें रखोगे तो वो लगभग उसका टेस्ट रहेगा, उसको थोड़ी देर के लिए स्टील के बर्तन में रखो फिर पियोगे वो बहुत कड़वा हो जाएगा। आएगा समझ में, इसका रीजन। हाँ, नींबू पानी भी नहीं करता कांच के गिलास में, मतलब करेगा थोड़े टाइम बाद, नींबू पानी वो कांच के गिलास से नहीं करेगा, वो हवा से करेगा, हाँ।
वेरी गुड क्वेश्चन। कि अम्ल करके क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। बट मैंने क्या बताया अभी तक कि अम्ल जब वो धातुओं से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो लवण और क्या बनाएगा, वो हाइड्रोजन गैस। अभी बताएंगे आपको। तो उसमें वो उस लवण की प्रोसेस जब बनता है ना धातु ऑक्साइड, तब वो क्या होता है, थोड़ा बहुत कड़वापन आता है। उसका क्षार से कोई रीजन नहीं है कड़वेपन का। वो जो रिएक्शन होती है ना उसके साथ, तब वो क्या हो जाता है, कड़वा हो जाता है। आएगा समझ में। आप ट्राई कर लेना घर पे एक्सपेरिमेंट तो, कि भाई आप एक काम करना, नींबू पानी बनाना 2 गिलास, एक को स्टील के गिलास में रखना, एक को कांच के गिलास में रखना या प्लास्टिक वाली में, ठीक है। और थोड़े टाइम तक रखना, 1 घंटे तक रखना लगभग। टेस्ट में दोनों में फर्क आएगा, ऐसा नहीं कि दोनों में फर्क नहीं आएगा। थोड़ा बहुत वो कांच के गिलास वाला भी आएगा, क्योंकि नींबू पानी पड़ा पड़ा वो भी तो खुद रिएक्ट करेगा, हवा से कुछ ऑक्सीडाइज्ड होगा। बट क्या होगा, जो कांच वाले में रखा हुआ है ना वो बहुत ही कम रिएक्ट करेगा, और जो स्टील वाले में रखा हुआ कड़वा हो जाएगा पूरा, पी भी नहीं पाओगे, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट भी होता है। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया किसके साथ, धातुओं के साथ। अभिक्रिया धातुओं के साथ। वैसे स्टील एक प्योर धातु है क्या, नहीं, वो एक एलॉय होती है। क्या होती है, एलॉय। वो एक मिश्रण होता है धातुओं का, वो धातु नहीं होती। वो किस किस से बनता है, जैसे लोहा भी मिक्स हो गया, एल्यूमिनियम, इनका वजह से मिक्स होकर बनता है, तो वो एक एलॉय होता है। क्या होता है, एलॉय। अब देखो, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया धातुओं के साथ। मैं आपको बताता हूँ एक तरीका याद करने का। अम्ल जब भी धातु के साथ रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, तो वो क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन। याद ही रख लेना, जब भी अम्ल किसी धातु से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो देखो, कोई भी अम्ल है, क्या है, अम्ल, किससे रिएक्ट करेगा, धातु के साथ। किससे करेगा, तो वो क्या बनाएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन। यहाँ तक कोई डाउट है क्या। फॉर एन एग्जाम्पल लेके हम एक एग्जाम्पल, अम्ल ले लो HCl, क्या ले लो, धातु ले लो Na, क्या ले लो। पर अभी आगे मैं बताता हूँ संतुलित करनी भी। लवण बनेगा NaCl, क्या बनेगा, और हाइड्रोजन गैस का मतलब H2 निकल रही है, ठीक है, समझ लो। अब मेरे को एक छोटी चीज बता सकते हो कि आप संतुलित करनी है अभी अभिक्रिया को। अभी तक अभिक्रिया संतुलित है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। हाँ कर दिया भाई। हाइड्रोजन तो 2 हो गए, पर Cl कितने हो गए यहाँ पे, 2। Cl आगे क्या है, 2। तो Cl 2 हो गए, तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, 2। तो यहाँ से मैंने गुणा कर दिया, 2 NaCl। अब Na कितने हो गए, 2। तो इसको भी कितना लेना पड़ेगा, 2। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा तो कि आपको जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया है ना, कौन सा वाला, संतुलित करने वाला, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आया क्या समझ में। तो याद क्या करोगे, अम्ल धातु से रिएक्ट करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगर ये याद कर लिया तो आगे वाली 3 अभिक्रिया और होती है। अम्लों की अभिक्रिया होगी धातु ऑक्साइड के साथ, अम्लों की अभिक्रिया होगी धातु कार्बोनेट के साथ, अम्लों की अभिक्रिया होगी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ये 3 अभिक्रिया इससे सीख पाओगे आप, गारंटीड। आएगा समझ में। देखो, अम्ल जब धातु से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो आप लवण की परिभाषा बता सकते हो क्या। देखो, आप क्या करोगे, आप ये भी दे सकते हो कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व धातु रिएक्ट करते हैं। अम्ल क्या होते हैं, जिसके अंदर स्वाद में करते हैं, वो तो चलो अलग है। अम्ल मैंने आपको 3-4 लिखा है, वो तो याद ही कर सकते हो। HCl, इसमें H दिख रहा है ना, केवल H दिख जाए जहां पे लगभग, वो क्या होता है, आपका अम्ल होता है। और OH दिख जाए तो वो क्या होगा, क्षार होगा। तो ये HCl क्या है, आपका अम्ल है। ये किससे रिएक्ट कर रहा है, धातु से रिएक्ट कर रहा है। तो अम्ल और धातु रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस। ये याद रखना है। लवण क्या होता है, लवण कुछ ही नहीं होता, 2 आयन आपस में मिलकर एक लवण बनता है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। पर ये हाइड्रोजन गैस निकाल दोगे, उसके बाद लवण ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, छोटी छोटी सी बात, कि आप इस लवण की 2 तरीके से परिभाषा दे सकते हो। कि अम्ल जब धातु से रिएक्ट करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। आगे भी और निकाल सकते हो आप, कि भाई अम्ल और धातु रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, जो पीछे पदार्थ बचता है वो क्या होता है, लवण होता है। एक तो ये लिख सकते हो कि अम्ल व धातु रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, पीछे जो पदार्थ बनता है वो क्या होता है, लवण। और एक परिभाषा जो मैंने कल बताई थी आपको, अम्ल और क्षार रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल। ये इसमें नहीं है, ये अलग से बता रहा हूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, कि अम्ल और क्षार क्या करें, अगर रिएक्ट करें तो क्या बनाएगा, लवण और जल। अम्ल लेता हूं मैं HCl, क्या लेता हूं, क्षार लेता हूं मैं NaOH। तो लवण क्या बनेगा, NaCl बन गया। पीछे क्या बचा, H 2 बार है, 1 बार ऑक्सीजन है, तो H2O क्या बन गया भाई, जल बन गया। तो धातु और सॉरी अम्ल और क्षार रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, लवण और जल। तो लवण की एक नई परिभाषा में आपको जो सही वाली है वो क्या होती है, लवण वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं, ठीक है। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। और साथ में क्या निकलता है, जल निकलता है। क्या निकलता है, जल। और ये जो अभिक्रिया है ना,
इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे नीचे लिख लेना, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आया क्या समझ में? इसकी थ्योरी हम कल की क्लास में लिखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया की। बड़ी होती क्या है, अम्ल व क्षार जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं? लवण और जल। ठीक है, गुणधर्म कैसे? लवण, हाँ लवण न्यूट्रलाइज चीज होती है, उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता। अब कई जने कहेंगे कि सर लवण का टेस्ट तो कड़वा होता है, हमने खाया भी नमक। वो नमक का टेस्ट कड़वे से कोई सेंस नहीं होता। इनका जो टेस्ट होता है कुछ नहीं होता, न्यूट्रलाइज्ड होते हैं। लवण जो होता है ना, वो न्यूट्रलाइज्ड होते हैं। लवण का मतलब सीधी सी बात है, वो रिएक्ट नहीं करेगा किसी से। आप नमक को किसी कटोरी में रख के छोड़ दो, 10 साल तक छोड़ दो, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा वहां पे, उदासीन होता है ना। तब इसको मैंने अभिक्रिया का नाम क्या दिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण क्यों है? क्योंकि क्षार ने इस अम्ल का और अम्ल ने इस क्षार के दोनों का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। ना तो खट्टा पदार्थ बना ना कड़वा बना, दोनों का अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो इसको बोलते उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? फीवर में कैसे? ना ना, एसिडिटी में लवण काम में नहीं आता। ठीक है, एसिडिटी के अंदर क्षार काम है, क्योंकि देखो लवण वहां पे डाल भी तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। वो रिएक्ट ही नहीं करेगा तो एसिड का एसिड बना पड़ा है, पर एसिड को कम कर कौन करेगा? क्षार करेगा। तभी तो देखो क्षार अंदर जाएगा तो वहां पे क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन ही तो बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया अम्ल और क्षार में, अभी तक अम्ल का पढ़ा है अभी तक, है ना। कल की तारीख में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, और क्षार की भी कुछ एक अभिक्रिया पढ़ेंगे। पर मैं सीधा सीधा बात इतना ही बताता हूँ कि अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होता है? अगर मैं पूछूं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है तो आप क्या बताओगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है तो आप क्या बताओगे? जब किसी अम्ल और धातु रिएक्ट करते हैं, तो ये उदासीनीकरण नहीं है, उदासीनीकरण पूछ रहा हूं मैं। हाँ, जब अम्ल और क्षार रिएक्ट करते हैं तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल। और यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? उदासीनीकरण। आया क्या समझ में? ये एग्जाम में आने का चांसेस है उदासीनीकरण का। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइज रिएक्शन। ठीक है, और अम्ल जब धातु से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है और साथ में लवण बनता है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है ना रोल, ये हाइड्रोजन गैस का है, लवण का कोई रोल नहीं है। लवण तो उदासीन होता है बेचारा, ठीक है, वो तो रिएक्ट ही नहीं करता। लवण एकदम सीधा साधा जीव है, गाय है, बोली गाय। ठीक है, देखो तो अम्ल धातु से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। और मैंने पहले संतुलित नहीं की थी, आपने संतुलित कर दी तो आपको संतुलन भी आता है और आपको ये भी आता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो हमने आज की तारीख में क्या क्या पढ़ा? हमने आज सूचकों के बारे में पढ़ा पहले तो, कि संश्लेषित सूचक क्या होते हैं। वे सूचक जो मतलब हमारे द्वारा, इंसानों द्वारा बनाए गए या लेब में संश्लेषित किए गए, बनाए गए, उनको क्या बोलते हैं? संश्लेषित सूचक। क्या बोलते हैं? संश्लेषित सूचक। और एक क्या होता है आपके सूचक? कौन सा? प्राकृतिक सूचक, जैसे लिटमस पत्थर और हल्दी। फिर हमने क्या पढ़ा? गंधीय सूचक, उसको तो छोड़ो, इतना है नहीं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में हमने ये पढ़ा क्षार के गुणधर्म। क्षार क्या होते हैं? पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। लाल लिटमस पत्थर को क्या करते थे? नीला। और क्षार में एक चीज और बताई थी, अगर वे पदार्थ जिसमें OH माइनस आयन हो या वो रिलीज करते, वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। OH दिखते हैं, हम क्या कह देंगे? ये क्षार है। लगभग हर बार भी ये सही नहीं होता है। तो जितने भी OH वाले थे वो क्षार थे। और अम्ल वाले में क्या होता है? H होता है। क्या होता है? H। वे पदार्थ जिनके अंदर H होता है और वो छोड़ते क्या? H प्लस आयन, तो इसको क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? फिर हमने कौन सी अभिक्रिया पढ़ी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी पढ़ी? उदासीनीकरण। वह अभिक्रिया, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, वह अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये याद करना, आप समझना इसको। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। मैंने अभिक्रिया भी आपके सामने लिख दी, इसको क्या? जल ही बनेगा, हाँ। ये हो सकता है कि जो लवण बने वो एकदम, ये तो अच्छा वाला लवण है, इसको कॉमन साल्ट बोलते हैं। बट कभी कभी दो अम्ल अलग होता है, कोई एक प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, वो भी बताऊंगा आपको कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार क्या होते हैं। कल इनकी रिएक्शन करवाने के बाद हम वही बात करेंगे कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये पढ़ेंगे ये क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और बताओ मेरे को, अम्ल जब धातु से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। तो मेन यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो लवण हो गया, हाइड्रोजन गैस होगा।
हाइड्रोजन गैस। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। और लवण साथ में बनता है। आया समझ में? हाइड्रोजन गैस निकलेगी तभी तो हमें पता चलेगा बच्चा हुआ क्या होगा? लवण होगा। आया समझ में? तो आज की क्लास में समझ में आया सबको? एंड यूट्यूब कम्युनिटी आपको समझ में आया? देखो हमने जो भी यहाँ पे पढ़ा उसमें हो सकता है कि 90% आपको समझ में आया नहीं होगा, ठीक है, 10% ही आया होगा। मैं हमेशा ये प्रोस्पेक्टिव लेता हूँ, आपको चीजें समझ में नहीं आई है तो जो भी डाउट है आप इसको एक बार फिर से समझना। जहां भी डाउट आ रहा है कमेंट और मेल कर सकते हो, मेल आईडी नीचे है। फिर से बोल देता हूँ, studypartner44@gmail.com, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपकी मेल आईडी है, सारे स्मॉल लेटर है, ठीक है, partner44@gmail.com, यहाँ पे मेल कर देना। मेल चेक होती है दिन में, ठीक है, तो आप हर वक्त मेल आते ही मैं आपको बता दूंगा। तो मेल जो भी आएगी उस पर आप डाउट लिख देना। आपके डाउट जो होंगे, अगर मान लो आज डाउट आ रहा है तो जो नेक्स्ट संडे आने वाला है उस दिन डाउट क्लास रखी जाएगी, और अगले वीक में डाउट आ रहा है तो वो अगले संडे को। डाउट क्लास में सारे डाउट क्लियर होंगे, और जैसे क्लास के साथ आप पढ़ रहे हो तो आपको वैसे कोई डाउट उतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स है वो भी डाउट्स पूछते हैं, वो भी सारी चीजें वो उसी प्रकार से पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ रहे हो। एक हाइब्रिड मॉडल है, यहाँ पे क्लास भी चल रही है तो मेरा ध्यान शायद कैमरे की तरफ कम आए, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा, मैं सारी चीजें आपको ही समझाना चाह रहा हूँ। साथ में स्टूडेंट्स है तो इनके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ लाइव, एंड आपको मिल रहा है रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। तो चलती आज की क्लास में आप समझिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा, मेल या कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नीरज इसी के साथ मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा, अगर आपको पसंद आता है देन आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। और हमारा परिवार को और बड़ा करने के लिए आपका साथ चाहिए तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो वीडियोस डेली आएंगे उसके लिए नोटिफाई हो जाए इसके लिए वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।